सेल एंड लीज बैक कंसेप्ट के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, जो कि मैक्सिमम 5 से 7 मिनट की है। उसके बाद हम डेफर्ड टैक्स के ऊपर जो है ना बेटा वो बात करेंगे। तो सेल एंड लीज बैक कंसेप्ट है कि अब होता क्या है कि अब आपके पास मशीनरी है, आपके पास लैंड है, आपके पास बिल्डिंग है, हर चीज आपके पास अवेलेबल है, लेकिन नहीं है अवेलेबल तो क्या नहीं है, कैश नहीं है। आप बैंक के पास लोन के लिए जाते हैं तो बैंक कहता है नहीं मैं लोन नहीं दे सकता, या लोन जो है आपको जो है वो मिलता है, लेकिन जो है उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है। लेकिन लीज के ऊपर अगर आप सपोज कोई चीज लेते हैं तो उसमें किसी तरह की कोई फाइनेंसिंग आई हुई है गवर्नमेंट की तरफ से, कोई ग्रांट मिलनी है आपको, गवर्नमेंट ग्रांट, कोई सब्सिडी मिलनी है, तो इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, तो आपके लिए जो ज्यादा फ्रूटफुल है ना वो ये है कि आप वो चीज लीज पे ले लें। लेकिन मसला क्या है कि आपके पास लीज पे तो आपके पास जो एसेट्स जो है वो तो ऑलरेडी अवेलेबल है, आपको तो कैश चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप लीजिंग कंपनी के पास जाते हो या बैंक के पास जाते हो और कहते हो कि भाई आप और बैंक एग्रीमेंट करते हैं, उस एग्रीमेंट को नाम देते हैं सेल एंड लीज बैक का। ये मेरे पास फला फला एसेट है, ये एसेट मैं आपको बेचता हूं, आप ये मुझसे खरीदें, आप ये एसेट मुझसे खरीदें, और फिर यही एसेट मुझे आप लीज पे दे दें। वो लीज कोई भी हो सकती है, ऑपरेटिंग भी हो सकती है, फाइनेंस लीज भी हो सकती है। ठीक है, तो आप वो एसेट बेचेंगे, उसको जब बेचेंगे तो आप एंट्री अपनी बुक्स में क्या करेंगे, बैंक डेबिट कर देंगे, मशीनरी क्रेडिट कर देंगे, और क्या कहेंगे ये सेल ऑफ एसेट है, बैंक डेबिट कर दिया, मशीनरी आपने क्रेडिट कर दी। और वो जो लेसर है उसने भी मशीनरी जो है उसने परचेज कर ली है, तो मशीनरी को डेबिट कर देगा और बैंक उसका क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि वो कैश पे कर रहा है। ठीक है, अब ये एंट्री तो सेम हो गई, ये सॉरी ये एंट्री तो उसने कर ली अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। इस एंट्री की समझ आइए सबको? यस सर। अब उसने क्या करना है, वो लेसी जो है उसने लीज के ऊपर एसेट वही जो बेचा है वही एसेट लीज के ऊपर ले लेना है। तो अब जब वो एसेट लीज के ऊपर लेगा और अगर वो फाइनेंस लीज को चूज करता है तो वो अपनी वर्किंग यहीं से स्टार्ट करेगा, कहां से, जब से वो उसने जो है मशीनरी परचेज करनी है, लीज के ऊपर फाइनेंस लायबिलिटी बनानी है, फिर एसेट परचेज करना है, तो यहां से वो काम स्टार्ट करेगा अपना। तो ये सारे एंट्रीज जो है वो करता जाएगा, ये सारे एंट्रीज जो है बेटा वो करता जाएगा। वो पहले मशीनरी की एंट्री पास करेगा, लीज लायबिलिटी बनाएगा, फिर डाउन पेमेंट करेगा, फिर उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा, फिर इंटरेस्ट, और फिर जो है जो पेमेंट है वो कर देगा, उसकी इंस्टॉलमेंट पे कर देगा। तो ये एंट्री उसने फिर क्या करना है, हर साल जो है वो उसने करते जाना है, और आगे सब कुछ सेम रहना है। बस फर्क कहाँ पे आना है, सेल और लीज बैक के कंसेप्ट में पहली एंट्री में फर्क आना है। ये वाली एंट्री जो है उसने क्या करनी है लेसी ने, और लेसर ने ये एंट्री क्या करनी है, और बाकी एंट्री जो है वो अगर फाइनेंस लीज है तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएंगी, और अगर ऑपरेटिंग लीज है तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगी। इसमें जो बेनिफिट मिलेगा लेसर को ये मिलेगा, उसको कैश भी मिल जाएगा, और वो जो एसेट रिलीज करवा रहा है वो भी उसके पास दोबारा वापस आ जाएगा, और उस एसेट को जो है वो यूज कर सकेगा, अपना बिजनेस जो है उसके ऑपरेशंस को जो है वो कंटिन्यू कर सकेगा। इसलिए ये कंसेप्ट आया सेल एंड लीज बैक का। किसी को इसमें कोई मसला है बेटा तो पूछें। सेल एंड लीज बैक का कंसेप्ट। ठीक है, आगे हम बात करते हैं एक और टॉपिक की तरफ। लीज को हमने इतना ही छेड़ना है जितना हम छेड़ चुके हैं, इतना ही करना है आप लोगों ने। एक और कंसेप्ट है मेरे पास जो कि IS2 के हवाले से है, ये मैं स्टैंडर्ड पूरा नहीं पढ़ा रहा, इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन थोड़ा सा बता रहा हूं आपको जस्ट। वो है डेफर्ड टैक्स का। सर ये IS12 है या IS2? IS12 है बेटा, IS12 है। ठीक है, डेफर्ड टैक्स। ठीक है, तो इसमें बेटा जो है ये है कि उस हवाले से हम पढ़ेंगे। अब दो तरह के ना, हर कंपनी ना बेटा दो काम करती है। अब कंपनी क्या करती है, एक होती है अकाउंट बेस, अकाउंटिंग बेस। इसमें ये होता है कि आपने अपने खर्चे जो है वो रिकॉग्नाइज करने होते हैं एज पर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। उसमें जो है सपोज सेल्स आपने लिखा, सपोज सेल्स आपने लिखा 1000, आपने जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल लिखा, सपोज मैं खर्चे लिख रहा हूँ, आपने जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल लिखा एक तो। ठीक है, उसके बाद आपने जो है
300। उसके बाद आपने कुछ खर्चे लिखे, जैसे कि एक डेप्रिसिएशन है वो लिखा, सपोज वो है आपके पास 200 रुपए, ठीक है। इसी तरह से आपके पास एक इंटरटेनमेंट का खर्चा है, इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, ठीक है, वो लिखा आपने 100 रुपए। तो ये टोटल खर्चे बाकी लिख लिए, तो ये सारे आपके पास जो बने, ये कितने बने 500। तो आपके पास जो प्रॉफिट है वो कितना आया, वो आया आपके पास 500, और ये 600 आता है, तो प्रॉफिट आपके पास कितना आएगा बेटा 400। तो इस प्रॉफिट को हम क्या कहेंगे, ये कहेंगे हम अकाउंट बेस्ड प्रॉफिट है। ये क्या है, अकाउंट बेस्ड प्रॉफिट। लेकिन टैक्स वाले जो है ना वो अपनी मर्जी करते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई ठीक है, आपकी सेल्स में मान लेता हूं, सेल्स आपकी इतनी हुई होंगी, आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स को मैं मान लेता हूं इतनी है, डेप्रिसिएशन को मान लेता हूं इतनी है, ये इंटरटेनमेंट जो एक्सपेंस आपने ऐड किया है ना 100 रुपए, इसको मैं नहीं मानता। मैं कहता हूं कि आपने एंटरटेनमेंट एक्सपेंस किए ही नहीं और ना ही आपको करने चाहिए, और ना ही आपको करने चाहिए। इसको मैं नहीं मानता, इस खर्चे को ना आज मानता हूं ना कल मानूंगा, ना आज मानता हूं ना कल मानूंगा इस आपके जो है इस खर्चे को, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस को। तो अब ये टैक्स वाले कहते हैं कि आपका जो कॉस्ट ऑफ सेल जो है वो कितनी बनती है 500 रुपए टोटल, और आपके प्रॉफिट जो है वो कितना आता है 500 आता है, टैक्स वाले कहते हैं, ठीक है। तो आपके हिसाब से अगर आप टैक्स दें तो टैक्स रेट अगर है आपके पास 30%, तो आपके पास इसका टैक्स बनेगा कितना बनेगा बेटा 400 का 30%, 120। ठीक है 120 बनेगा। और ये बनाएंगे कितना टैक्स 500 का 30% ही रेट होगा, तो ये बनाएंगे 150। तो ये एक डिफरेंस आ रहा है अकाउंटिंग में, जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की अकाउंटिंग है और जो टैक्स की अकाउंटिंग है। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो कह रहा है कि एंटरटेनमेंट एक्सपेंस को आपने ट्रीट करना है, लेकिन जो टैक्स की अकाउंटिंग है, टैक्स वाले कहते हैं कि भाई हम इस एक्सपेंडिचर को ना आज मानते हैं ना कल मानते हैं। तो ये डिफरेंस जो है ये आना है, इस डिफरेंस को हम कहते हैं, ये डिफरेंस ऐसा डिफरेंस है जो कभी रिमूव नहीं हो सकता कभी भी। इस डिफरेंस को हम क्या नाम देते हैं परमानेंट डिफरेंस। भाई इस डिफरेंस ने हमेशा ही आया करना है, तो ये परमानेंट डिफरेंस है। ये डिफरेंस जो कि टैक्स अथॉरिटीज ना आज मान रही हैं एक एक्सपेंस को या एक इनकम को, ना आज माने ना फ्यूचर में माने, तो ऐसे जो डिफरेंस होगा इसको हम परमानेंट डिफरेंस कहेंगे। अब एक और जो है वो लेकर चलते हैं कंसेप्ट को, ठीक है। इसमें जो है इसको तो मान नहीं रहा, तो इसलिए आपने अकाउंटिंग बेस में इसको हटा दिया। आपने जो है ये प्रॉफिट निकाल लिया कि ठीक है भाई अब तो मैंने आपकी मान ली है, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस को मैं भी जो है वो डील नहीं करूंगा। आपने ये जो है वो क्वेश्चन कर लिया। इसको जो है आप यहाँ पे जो है वो लिखते हैं, वो फिर भी कहता है कि ठीक है आपने ओके कर दिया है, मैं एग्री करता हूँ, शुक्रिया आपने मेरी बात है वो मान ली है, टैक्स वाले कहते हैं। लेकिन मसला फिर भी है। मसला क्या है, आपके पास एक एसेट है, ठीक है, उसकी जो है कॉस्ट, जो है एसेट की कॉस्ट कितनी है 600 है, ठीक है, और उसकी जो है लाइफ जो है वो 3 इयर्स है, ठीक है। तो आप कहते हो कि ये जो डेप्रिसिएशन मैंने कैलकुलेट की है, ये मैंने स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड यूज किया है, और मैंने जो है ये 600 को 3 पे डिवाइड किया, तो डेप्रिसिएशन में कितनी आई है बेटा, आवाज आ रही है आप तक 200। यस सर। आ रही है। तो 200 आई है। आप कहते हैं मैंने इसको डेप्रिसिएशन को इस हिसाब से कैलकुलेट किया है। टैक्स वाले कहते हैं ठीक है एसेट की कॉस्ट को मैं मान लेता हूँ, लाइफ को मान लेता हूँ, ये डेप्रिसिएशन जो है ना इसको मैं नहीं मानता। आप इस तरह करो, आप पहले साल डेप्रिसिएशन चार्ज करो 300, क्योंकि पहले साल एसेट ज्यादा यूज होता है। नया एसेट है ना, आपने जैसे यूज करना शुरू करना है तो पहले साल जो है वो ज्यादा यूज होगा, ज्यादा उसकी कॉस्ट कम होगी। तो पहले साल आप 300 करो, अगले साल आप 200 करो, और अगले साल आप 100 करो। आप तो करके बैठे हुए हैं 200 के हिसाब से,
ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि पहले साल आप 300 करो, फिर आप 200 करो, फिर 100 करो। टोटल जो उसकी लाइफ है वो फिर भी वो 600 ही रही है डेप्रिसिएशन। लेकिन हो क्या रहा है कि यहाँ पे टैक्स जो है वो आपका एक्सपेंडिचर जो है, आपका एक्सपेंस जो है वो मान तो रहा है, वो मान रहा है कि आपका एक्सपेंस है, मैं मानता हूँ कि 600 आपका 3 सालों में एक्सपेंस होना है, लेकिन अभी मैं जो है जैसे आप कर रहे हैं उसको नहीं मान रहा। अभी जो है मैं आपकी बात को, आपकी बात से जो है वो एग्री नहीं कर रहा। हाँ, फ्यूचर में इन टोटल में हमारा हो जाएगा सेटलमेंट, फ्यूचर में इन टोटल में हमारी सेटलमेंट जो है वो हो जाएगी। तो टैक्स वाले क्या करते हैं, यहाँ पे 300 चार्ज कर देते हैं और यहाँ पे जो है ये आपके पास 600 आ जाएगा और ये आपके पास 400 आ जाएगा। तो इसके ऊपर जब आप प्रॉफिट इस्तेमाल जो क्या कहते हैं रेट लगाएंगे, तो ये आपके पास जो 400 के हिसाब से टैक्स बनेगा 120, 120। और ये जो है आपके पास 300 दो 500 है ये वाला, ये जो है आपके पास 500 होगा और टैक्स बनेगा आपका 1500। ठीक है, तो ये भी डिफरेंस आ रहा है, लेकिन ये डिफरेंस जो है फ्यूचर में सेटल डाउन हो जाना है, फ्यूचर में सेटल डाउन हो जाना है। तो इस डिफरेंस को जो कि अभी आ रहा है, जिसमें जो है फर्नीचर जो है टैक्स डिपार्टमेंट आपका मान रहा है लेकिन इस वक्त नहीं मान रहा, वो कहता है कि फ्यूचर में हम इसकी सेटलमेंट कर लेंगे। तो इस डिफरेंस को हम नाम देते हैं टेम्परेरी, टेम्परेरी डिफरेंस, टेम्परेरी डिफरेंस। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, टेम्परेरी डिफरेंस है। अब हमने देखना क्या है, हमने ये देखना है कि हमारे पास अब डेफर्ड टैक्स क्या होगा। तो वो हम देखते हैं, वो बात करते हैं कि जब हमारे पास टेम्परेरी डिफरेंस आएगा, जब हमारे पास परमानेंट की बात नहीं कर रहा, जब हमारे पास टेम्परेरी डिफरेंस होगा, ठीक है, तो उस डिफरेंस की वजह से जो टैक्स अराइज होगा वो आपका टैक्स डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनेगा। डेफर्ड बेसिकली जो वर्ड है वो यूज किया जाता है कि इसको एक खास टाइम के लिए जो है मुलतवी करना, लेट करना। ठीक है, तो इसलिए ये एक खास टाइम के लिए जो है वो लेट हो रहा है। ठीक है, लेकिन आपने देना है। ठीक है, तो ये टेम्परेरी भी है और ये डेफर्ड भी यही है। तो आपके पास या डेफर्ड टैक्स एसेट आ जाएगा या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। तो डेफर्ड टैक्स एसेट क्या होगा, डेफर्ड टैक्स एसेट क्या होगा, जब टेम्परेरी डिफरेंस हो। डेफर्ड टैक्स तो वो होगा ना कि जो टेम्परेरी डिफरेंस की वजह से आ रहा है। लेकिन अब बात दो कंसेप्ट और है, डेफर्ड टैक्स एसेट्स की और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की। डेफर्ड टैक्स एसेट का बन सकता है और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का बन सकता है, उस हवाले से हम जो है वो कुछ डिस्कशन करेंगे और बात खत्म करेंगे। सर समझ नहीं आई। मैं समझा देता हूँ आपको। डेफर्ड टैक्स की समझ आ गई ना, एसेट और लायबिलिटी को छोड़ के, वो अभी पढ़ाया नहीं मैंने। नहीं सर, मुझे वो नोट नहीं समझ आया। जब जब हमारे पास टेम्परेरी डिफरेंस होगा तो वहां से। तो बेटा मैंने बोला है कि जब आपके पास टेम्परेरी डिफरेंस हो, इसकी समझ आ गई कि टेम्परेरी डिफरेंस कैसे आ सकता है। यस सर। इसकी वजह से डेफर्ड टैक्स होगा। अब मैंने ये नहीं बताया कि डेफर्ड टैक्स एसेट होगा या लायबिलिटी होगा, आपने ये बात ध्यान में रखनी है। टेम्परेरी डिफरेंस की वजह से क्या होता है, डेफर्ड टैक्स होता है। ठीक है सर। ठीक है, आगे डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कुछ भी नहीं बताया मैंने आपको। ठीक है, अब मैं ये क्वेश्चन किताब जो है, बुक जो है वो खोल लेता हूँ। थ्री 307 किसका देख लिया हमने, 397।
कंसेप्ट था, पता कहाँ पे लिखा हुआ है। कंसेप्ट मुझे मिल नहीं रहा, उसमें जो सर कंसेप्ट है मैं आपको बता देता हूँ। 402 पेज पे वैसे सर, बता देता हूँ। 402 पेज पे डेफर टैक्स 402 पेज पे। नहीं वो तो मुझे मिल गया है, लेकिन वो कंसेप्ट जो है जिसके ऊपर मैं ये पूरा स्टैंडर्ड नहीं पढ़ना चाह रहा, मैं जस्ट वो कंसेप्ट आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ एसेट्स लायबिलिटी का। वो कंसेप्ट जो है वो मुझे नहीं मिल रहा यहीं पे। मैं आपको वैसे बता देता हूँ जैसे हम पहले डिस्कशन कर रहे हैं, डिस्कशन में बता देता हूँ। तो डेफर्ड टैक्स एसेट क्या होगा, जब आपके पास जो है, जब अकाउंटिंग बेस्ड प्रॉफिट जो है, अच्छा जब अकाउंटिंग बेस्ड प्रॉफिट ज्यादा हो टैक्स बेस से, ठीक है, अकाउंटिंग बेस्ड प्रॉफिट जो है वो ज्यादा हो टैक्स बेस से, तो इट मींस क्या है, इसका एक और वर्ड, इसको एक और तरह से भी मैं यूज कर सकता हूं कि टैक्स, अकाउंटिंग बेस्ड टैक्स जो है वो ज्यादा होगा तब किससे, टैक्स बेस से। ये सेम बातें हैं, प्रॉफिट ज्यादा होगा तो साफ जाहिर है टैक्स भी ज्यादा होगा ना। अब सपोज हमारे पास जो है वो ये क्वेश्चन हमने किया है, तो यहाँ पे मेरे पास जो है प्रॉफिट कितना आ रहा है, 500 आ रहा है। यहाँ पे मेरे पास प्रॉफिट कितना आ रहा है बेटा, 500 आ रहा है। तो इट मींस मेरा प्रॉफिट ज्यादा है, तो इट मींस यहाँ पे टैक्स भी जो है वो ज्यादा होगा। कितना होगा वो, 500 का 30% लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे टैक्स भी ज्यादा होगा, प्रॉफिट ज्यादा है तो मेरे पास टैक्स भी जो है वो ज्यादा होगा, जितना प्रॉफिट ज्यादा होगा उतना टैक्स ज्यादा होगा। तो अगर मेरे पास जो है अकाउंटिंग बेस्ड प्रॉफिट जो है वो ज्यादा होता है टैक्स बेस से, या अकाउंटिंग बेस्ड टैक्स जो है वो ज्यादा होता है टैक्स बेस टैक्स से, ठीक है। ये दो बेसिस है ना हमारे पास, अकाउंटिंग बेस और टैक्स बेस। तो अगर मेरे पास अकाउंटिंग बेस्ड प्रॉफिट जो है वो ज्यादा होता है टैक्स बेस से, या फिर अकाउंटिंग बेस्ड टैक्स जो है वो ज्यादा होता है टैक्स बेस्ड टैक्स से, तो मेरे पास जो है बेटा वो डेफर्ड टैक्स एसेट बनेगा, डेफर्ड टैक्स एसेट बनेगा, डीटीए, ठीक है। और अगर मेरे पास अकाउंटिंग बेस प्रॉफिट जो है वो कम होता है टैक्स बेस से, इसका मतलब ये होगा कि अकाउंटिंग बेस टैक्स जो है वो भी कम होगा, टैक्स जो है वो भी कम होगा टैक्स बेस टैक्स से, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, मेरे पास ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बन जाएगा। अब जो है इसको उलट भी कर सकता हूं मैं कि टैक्स बेस जो है वो लेस देन है, सपोज यहां पे मैं लिख लेता हूं कि टैक्स बेस जो है वो लेस है अकाउंटिंग बेस प्रॉफिट से, या फिर मैं ये लिख सकता हूं कि आपके पास जो है टैक्स बेस टैक्स जो है वो लेस है अकाउंटिंग बेस टैक्स से, तो तब भी आपके पास डेफर्ड टैक्स एसेट ही बनेगा। और अगर आपके पास, अगर मैं इसको भी उलट कर दूं कि टैक्स बेस प्रॉफिट जो है वो ज्यादा है अकाउंटिंग बेस प्रॉफिट से, ठीक है, या फिर जो है आपके पास टैक्स बेस टैक्स जो है वो ज्यादा है अकाउंटिंग बेस टैक्स से, तो आपके पास डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होगी। ये चीज अगर आप, ये कंसेप्ट जो है इसको आप याद करें पहले, ठीक है, इसके ऊपर काम करें तो आपको ये ऑटोमेटिकली जो है ना वो बाद में तैयार हो जाएगा। पहले आप अगर साथ साथ करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, पहले इसको तैयार कर लें। इसमें क्या है बेटा, अकाउंटिंग बेस्ड प्रॉफिट, अकाउंटिंग में जो है प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, इट मींस टैक्स भी ज्यादा है,
तो हम जो है अपने अकाउंट्स में टैक्स ज्यादा शो कर रहे हैं। अभी हमने जो पे करना नहीं था, लेकिन हमने टैक्स ज्यादा, एक्सपेंस अपना जो है वो ज्यादा शो करवा दिया है। हमने एक चीज को जो है वो ज्यादा शो करवा दिया, किस्म की वो प्रीपेड जो है हम उसे कंसीडर कर रहे हैं। एक एक्सपेंस अभी हुआ नहीं है, हमने उसे चार्ज कर दिया है, तो फ्यूचर में जाके जो है वो चार्ज होना था, अभी हमने चार्ज कर दिया है। तो वो तब तक जब तक चार्ज नहीं होता हमारे पास, वो हमारे पास जो है वो एक इस तरह का एसेट है, एक तरह का आपने कंसेप्ट पढ़ा एक्सपेंस प्रीपेड का, प्रीपेड एक्सपेंस का, ठीक है। तो यही उस जुमरे में आता है कि टैक्स अभी आपका 120 आपने देना था, लेकिन आपने 150 दे दिया है। 120 देना था, लेकिन आपने 150 जो है वो दे दिया है। इट मींस ये आपके पास क्या है, प्रीपेड टैक्स एक्सपेंस है, या आपके पास डेफर्ड टैक्स एसेट है। प्रीपेड क्या होता है, एक एक्सपेंस को एडवांस में पे कर देना। तो टैक्स भी आपके पास एक्सपेंस है, तो आपने उसको एडवांस में पे कर दिया, लेकिन इसका नाम हमने जो है वो चेंज कर दिया। यहाँ पे हमने जो है इसका नाम रखा हुआ है डेफर्ड टैक्स एसेट का। और इसी तरह से अगर यहाँ पे जो है वो प्रॉफिट जो है वो 300 होता सपोज, तो यहाँ पे जो हमारे पास टैक्स जो है वो हमारे पास कितना आना था, यहाँ पे 90 आना था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 120 आ रहा है। तो हम जो है वो कम पे कर रहे हैं, हम जो है अपना टैक्स जो है वो कम पे कर रहे हैं। तो इस तरह से वो क्या बन जानी थी, हमारे पास डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बन जानी थी। अब फ्यूचर में हमने जो है मजीद इस टैक्स जो है वो पे करना है इस टाइम, इस पीरियड का भी, तब हमारे पास क्या बन जानी थी, ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बन जानी थी। तो ये इसके ऊपर जो बैक एंड पे वर्किंग है, ये बैक एंड पे जो कंसेप्ट है वो ये है। कोई क्वेश्चन पूछना है तो बेटा पूछें। कोई मसला है तो बेटा पूछें। चलें ठीक है, ओके। ये आपका सिलेबस है मिड का, तैयारी करें हर लिहाज से। अगेन मैं कह रहा हूँ, इसमें न्यूमेरिकल, इसमें जो है थ्योरेटिकल, थ्योरी, कंसेप्ट, हर चीज आपके सिलेबस में शामिल है, ठीक है। कोई एमसीक्यूज लेंथ ही नहीं होगा, प्रैक्टिस की जरूरत जरूर होनी चाहिए, आप प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। प्रैक्टिस होगी तो सब कुछ होगा। अगेन कुछ चीजें ऐसी होगी जो कि सॉल्व करने की जरूरत होगी, और कुछ ऐसी होंगी जो सॉल्व की हुई होंगी। आपने जस्ट अपना कंसेप्ट क्लासेस ली हुई है तो आपको पता होना चाहिए बस। और थ्योरी भी जो है वो भी कंसेप्चुअल होगी। तो अल्लाह खैर करे, आप तैयारी करें, बाकी अल्लाह बेहतर करेगा। सर ऐसे बनाना कि सर 30 मिनट के अंदर हो जाए बस। बेटा पेपर मेरा कोई भी ऐसा नहीं होता जो कि 30 मिनट में ना हो। अगेन मैं कह रहा हूँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और क्लासेस अगर आपने ध्यान से ली हुई है, वैसे अगर ऑनलाइन रहे हैं तो वो अलग बात है, अगर ध्यान से ली हुई है तो इशू नहीं होगा। सर पिछला भी पेपर जो था कम सर, बेटा आप लोगों ने कैलकुलेशन में बैठे हुए थे, कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं थी, तो आप खुद अपना टाइम जाया कर रहे थे। सर जी बेटा। सर जितनी ध्यान से क्लासेस हमने आपके लिए ना, आप यकीन करेंगे सर, रोजे के साथ हूँ, और किसी लेक्चर में हम इतने टेंशन से नहीं बैठते जितने आपके लेक्चर में हम टेंशन से बैठते हैं। तो अच्छी बात है बेटा। और मैंने भी जो है ये अटेंडेंस में खोलने लगा हूं ना, वैसे इस दफा तो मैंने सभी क्लासेस ली हैं आपकी। मैंने एक क्लास जब से मिड स्टार्ट हुआ है हमारा, सॉरी सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, एक क्लास मैंने छोड़ी है आपकी, सॉरी 2 क्लासेस, एक कल ली थी मैंने, एक क्लास छोड़ी है आपकी मैंने। जब हमारी क्लासेस जो है वो स्टार्ट हुई थी ऑनलाइन, तब मैंने एक क्लास छोड़ी थी आपकी, ये वाली क्लास 3rd वीक में। तब आप लाहौर गए हुए थे सर? जी बेटा। सर आप आउट ऑफ सिटी थे। तब आप लाहौर गए हुए थे शायद। हाँ शायद, तो ये क्लास मैंने छोड़ी है। बाकी ये देख लें, ये 7वां वीक पूरा हो रहा है, 8वें वीक में आपके मिड हो जाते हैं, और 16वें वीक में आपका फाइनल हो जाता है। बाकी सारी प्रॉपर क्लासेस हैं और प्रॉपर अटेंडेंस का रिकॉर्ड है। ठीक है बेटा, मैं अटेंडेंस लेने लगा हूँ। आप जो है कोई चीज पूछनी हो आप पूछ सकते हैं, जब तक आपके पेपर्स नहीं होते। आपको जो है उनका जो है थोड़ा लेट हो सकता है जवाब, लेकिन मिलेगा जरूर। सर वो सारे लेक्चर्स तो अपलोड कर दें, और वो कैलकुलेटर जो आपने कैलकुलेट करके वो हाँ वीडियो वो बना भी के है। भेजनी थी। हाँ ठीक है मैं मेरा कर देता हूँ। ठीक है मैं मेरा कर देता हूँ। सी वसलम। मलिक अला राजी। Present, sir. मोहम्मद अब्दुल्ला।
मोहम्मद अब्दुल्ला, ज़ारा इफ्तिखार, प्रेजेंट सर। अनीस अब्बास, यस सर। शावेज, मोहम्मद तलहा, प्रेजेंट सर। मोहम्मद फारूक, प्रेजेंट सर। उस्मान बाबर, प्रेजेंट सर। अब्दुल राफे, प्रेजेंट सर। मोहम्मद शाहिद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद असद अकरम, शाबेज सर प्रेजेंट प्रेजेंट। सर। प्रेजेंट सर। आकिब अकरम, आकिब अकरम, मोहम्मद फैसल, अदनान इकबाल, मोहम्मद फैसल, अदनान इकबाल, हमायूं वकास, नैयर अब्बास मेहदी, प्रेजेंट सर। मोहम्मद शहजाद, मोहम्मद प्रेजेंट शहजाद, सर। मोहम्मद जहीर, सर मोहम्मद फैसल प्रेजेंट है सर, फिर ऑप्शन दिया आपने कल भी कर दिया। सर मोहम्मद जहीर आया हुआ है, यस सर। सर मोहम्मद फैसल रवीना शहानी, प्रेजेंट सर। मोहम्मद जहीरुद्दीन, यस सर। यस मोहम्मद अशरफ खान। सर मेरा नेट का इशू आ रहा है, मोहम्मद फैसल बेटा कर दिया प्रेजेंट, और क्या करूं मैं आपको। हमद अशरफ खान, यस सर। मोहम्मद यासिर, सर। मोहम्मद हमजा खान, प्रेजेंट सर। नंबर 27 रिजवान, रिजवान अली। जो एब्सेंट है उनके नाम बता रहा हूं, हसीब असलम, मोहम्मद अब्दुल्ला, प्रेजेंट सर। आकिब अकरम, आकिब अकरम। सर मुझे प्रेजेंट कर दे, मेरा नेट चला जाता है। यार इन्हों समझाओ, इन्हों कर देते प्रेजेंट की करा मैं। हमायूं वकास, रिजवान अली, अल्लाह हाफिज बेटा। कल भी सर एब्सेंट कर दिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ब्लेस यू।